हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं कर पढ़ाऊंगी आपको एनसीईआरटी, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, और जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत टू। ये पूरा ये कवर पेज है इसका। तो संसाधन एवं विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये पूरा डिटेल एनालिसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी एंड अदर आरपीसीएस एग्जामिनेशन। तो ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का। तो क्लास 10 के मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पॉलिटिकल साइंस, और जो भी है हिस्ट्री भी पढ़ा रखा है। तो आज इसको करेंगे। अगर आपने 9 का नहीं किया तो 9 का पूरा कम्प्लीटली मैंने करवा दिया। 9 का देख लीजिए, 10 का देख लीजिए, 11 12 ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी। अगर आपने 2023 का पेपर उठा के देखा होगा, प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस तरह का टफ एग्जाम इस बार हुआ है, तो उसके लिए तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस करके स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए संसाधन एवं विकास। चलिए आज करते हैं हम संसाधन एवं विकास के बारे में। तो क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में एकदम ऑनलाइन की तरह, मतलब ऑफलाइन की तरह पढ़िए। जैसे ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में अब प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। हमारे पर्यावरण में, तो ये आपका काम है भाई, करना है, नहीं तो दिमाग लगा के सोच ही लीजिए। एक एक मिनट स्क्रीन पॉज करके। चलिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी क्या है? आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं कौन सी है? भौतिक पर्यावरण, प्रकृति है, और प्रौद्योगिकी है, और संस्थाएं हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध देख सकते हैं आप। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए। एक मिनट पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ की क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हैं। असमाप्यता के आधार पर है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। और ग है स्वामित्व के आधार पर, मतलब व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और घ है विकास के स्तर के आधार पर, जिसे संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों आप याद कर लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर पर संभाव्य, विकसित और भंडार और संचित कोष। ओके, अब संसाधन देख सकते हैं प्राकृतिक और मानवीय। तो नवीकरण योग्य है, अनवीकरण योग्य संरचनाएं हैं। तो नवीकरण में क्या आ जाएगा? सतत अथवा प्रवाह है, जैसे पवन जल आ जाएगा। और जैव में आ जाएगा सतत, और जैव में प्राकृतिक वनस्पति आ जाएगी और वन्य जीव आ जाएंगे। और अनविकरणीय में क्या आ जाएंगे? इसमें दो तरह के होंगे, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। जैसे धातु होता है पुनः चक्रीय, इसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये अचक्रीय जीवाश्म ईंधन होता है। मानवीय क्या होता है? संरचनाएं एवं संस्थाएं होते हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता। इसको याद कर लीजिए ग्राफ। अगर आप आंसर लिखोगे इस तरह से, फ्लो चार्ट बनाओगे, तो बहुत अच्छा आंसर का नंबर मिलता है आपको। संसाधनों का विकास क्या होता है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। तो अभी जो एक रिपोर्ट आई है अमीरों की, जो फोर्ब्स रिपोर्ट निकालता है,
तो उसके अनुसार अभी आपने देखा होगा कि 1% के पास लगभग 20% पूरा देश की जीडीपी का हिस्सा है। और वहीं गरीबों के पास तो कुछ नहीं है, लगभग 57 से ज़्यादा परसेंट जो लोग हैं, वो तो बाकी जो परसेंटेज बचे हुए हैं, उनमें उन लोग का कंट्रीब्यूशन है। तो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो संसाधनों के अत्यधिक शोषण में वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आप सोचने वाला चीज है, सोचिएगा। इस तरह की चीजें अगर आप सोचते हैं तो इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पौषणि विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पौषणि विकास क्या है? सतत पौषणि आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का देख सकते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की संस्थाओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पौषणि विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? तो देख सकते हैं ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पौषणि विकास हासिल करना। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार भी सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटता है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन क्या होता है ये देखेंगे हम। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सार्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों का अत्यधिक कमी है। तो उदाहरणार्थ झारखंड देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों, कोयले के प्रचुर भंडार है। मतलब ज्यादा भंडार छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी। राजस्थान में पवन और ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का आप देखेंगे शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिकी और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन का नियोजन आवश्यक है। तो भारत में संसाधन नियोजन क्या है? तो ये देखेंगे। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित सोपान है। जैसे पहला क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापना है। और दूसरा क्या है? संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों का अभाव में मात्र संसाधन की
उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों का नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने का कारण भी बताना है आपको। ये आप बताइएगा अगर आपको याद हो तो, बाकी आगे तो बताया जाएगा। तो उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशियों को संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर भी आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत से हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये आप देख सकते हैं 27%, 43 जो हमारा ये है मैदान है 43% है, और 30% पर्वत है, और 27% क्या है, पठार है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम में की। तो तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार से फिर पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई, संसाधन की संरक्षण वकालत की गई। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। भू संसाधन करेंगे अब हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलापें करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन व आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो ये देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। भू उपयोग क्या है? भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे वन का और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि और बंजर तथा। तो हम करेंगे अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि है, और परती परती के भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्षों एवं वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि है, और जो मतलब जो वो भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, और स है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परती भूमि क्या होती है? वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो,
और ब है वर्तमान परतीय भूमि के अतिरिक्त अन्य परतीय भूमि या पुरातन परतीय जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। शुद्ध क्या है? निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 से 61 देख सकते हैं। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014 से 15 देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या था, तो पहले जो था गैर प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र जो थे वो लगभग थे 45.26 और ये जो है वन जो है वो 18.11 है और जो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 12.01% है और ये जो है 4 अस्थायी चारागाह तथा अनिगोचर भूमि है जो अब सिमट गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वन क्षेत्र बढ़ा हुआ है, सही अच्छी बात है। और बाकी चीजें देख सकते हैं आप किस तरह से परसेंट में है। तो भारत में भू उपयोग प्रारूप देख सकते हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और पारंपरिक इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो क्रियाकलाप यहाँ पर दिया है और अगला देखेंगे हम अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान परतीय भूमि के अतिरिक्त अन्य परतीय भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 2 से 3 वर्ष में इनको एक बार या 2-4 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। तो इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारकों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा कृषि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण का और संरक्षण उपाय। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान, कपड़ों की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भूभाग से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत, 56% क्षेत्र जल अपर्दित और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयां और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृदा में लवणीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है।
खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इन जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण चारागाहों का उचित प्रबंधन इससे कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव रोकथाम शुष्क क्षेत्र में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन की बात करें तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवांत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियां और जलवायु वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुए हैं। जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी उत्तरी मैदान जो है, जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, वो मृदा इसी मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। सब पॉइंट को नोट कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कड़ों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कड़ वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं परतों को तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कड़ों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे पुराना जलोढ़ जिसे बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर बोलते हैं। बांगर जो होते हैं कंकड़ ग्रंथियों का मात्रा अधिक होता है इसमें, और खादर जो होता है बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन होता है। तो बांगर और समझ में आया? तो बांगर जो महीन होता है और खादर जो होता है वो कंकड़ जैसे बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है और खादर में कम होती है। ठीक है। तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अनाजों के दलहन फसलों की खेती के लिए उपयोग मानी जाती है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा में वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व की अधिक है और सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मिट्टी की बात करें तो मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदाएं कहते हैं। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित है। लिख लीजिए, कपास के लिए उचित है। और काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और उनकी शैली में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठार में पाई जाती है। और क्या है, तो और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटी में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात हो रही है। चलिए इस चित्र आपको दिखाते हैं हम। तो ठीक है, ये है भारत के मृदा के मुख्य प्रकार। तो ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो पर्वत और वन है, तो यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र देखेंगे, यहाँ सिक्किम वाला क्षेत्र देखेंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है।
तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन देखेंगे, और ये जो खाली ये वाला कलर है, ये है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा ये देखिए पंजाब, ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और लाल और पीली मिट्टा मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह देख सकते हैं। और काली मिट्टी का एरिया ये है, ये जो देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और लेटेराइट क्या है? लेटेराइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटेराइट है, ये लेटेराइट है। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जगह पे लेटराइट है, और ये सारा किनारे पे लेटराइट आपको दिखेगा। और शुष्क मृदा कौन सी है? ये राजस्थान का एरिया जो देख सकते हैं, इसको शुष्क मृदा मृदा देख सकते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। ये देखिए काली मिट्टी की ये मिट्टी और लेटराइट मिट्टी ये देख सकते हैं। काली मिट्टी बहुत महीन कड़ों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में देखें तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट की मृदा क्या होती है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इन मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार मिलते हैं, वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपजाऊ होती है, मतलब उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ कंकर की सतह पाई जाती है। तो ये चित्र देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा और मृदा अपरदन। तो ठीक है, अतः स्यांदन अवरुद्ध हो जाता है। इन मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो वन मृदा की बात करें तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी, देखिए मृदा का चैप्टर जो है यूपीएससी के सिलेबस में दिया है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। और यहाँ पर पढ़ के पूरा जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए एक कॉपी में, A4 साइज पेपर में। ये मृदाएं आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन घाटियों में से मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। कैसी होती हैं? दोमट और सिल्टदार। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादन क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत प्रदन होता है और ये अधिकाधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिपक्षारण, मृदा निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी
ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इन्हें उत्खात भूमि जिसे बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड मतलब रिवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर मतलब सीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है और गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि प्रदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीचों में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीकों को कृषि पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बंजर भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण है, ये आप बताइएगा। और इस क्वेश्चन को तो ऑब्जेक्टिव वाला तो जरूर आंसर करिएगा और आंसर करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन पहले का ए बी सी ख ग जो भी है करके आप आंसर दीजिएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।